इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। इस पे स्टे ऑर्डर्स लिए गए, इसको इल्तवा का शिकार किया गया, कभी कहा गया कि इसको सीगा राज में रखा जाए, कभी कहा गया कि दायरा इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन का, कभी कहा गया कि स्क्रूटनी कमेटी का दायरा इख्तियार नहीं है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये केस इस स्टेज पे आ गया है कि जल्द अज जल्द इसका फैसला होना चाहिए और हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इसको मंतकी अंजाम तक जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। एक यहाँ से लेकर आपने भी गिनती की बात की है, तो जलील शरकपुरी और 3 नाराज अरकान वो पिछले इलेक्शन में तो नून लीग के साथ नहीं थे, आपके साथ नहीं, चार जो टोटल हो गए जलील शरकपुरी, क्या उनसे आपके मामला तय पा गए हैं मुकम्मल तौर पे? और दूसरा ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन पंजाब लाहौर ये कह रहा है कि जो 5 रिजर्व सीट है जिसमें 3 खवातीन हैं और 2 दूसरे हैं, तो ये तमाम लोग जो है 20 सीटों पर इलेक्शन होने के बाद टोटल में से फैसला होगा कि ये सीट्स कहाँ जाएंगी। ऐड कर ये है कि इसी सवाल का एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने उनके 168 का टेबल बताया, जरा पूरा पॉइंट 180 का बता दें कि पीएमएलएन जो है वो 180 स्कोर कैसे करें। ये बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए, पहली बात ये है कि वो अरकान 5 थे, मैं आपको गिनवा देता हूँ। जलील शरकपुरी, फैसल न्याजी, मौलाना गियासुद्दीन, अजहर चांडिया और अशरफ अंसारी, ये 5 हो गए। इनमें से अजहर चांडिया वापस आ गए और उज़मा कादरी इसमें ऐड हो गई, तो ये 5 हैं। ये हम क्लियर करते चले। अब जो इस वक्त तादाद है 165 पे हम है, 165 पे पीएमएलएन, 7 पीपल्स पार्टी 172 में 4 आज़ाद हैं, जिसके अंदर बिलाल वड़ायत साहब हैं, जिसके अंदर कासिम लगा साहब हैं, जिसके अंदर जुगनू मोहसिन साहब हैं और जिसके अंदर अहमद अली औलख साहब हैं। तो ये अजहर चांडिया साहब को मिला लें तो 177 ये बन जाती है तादाद, 177। राहे हक मिला लें तो 178 तक चली जाएगी। उधर से अगर डिप्टी स्पीकर को माइनस कर दें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है तो वो 157 पे हैं, 10 ऐड कर लें काफ लिखे तो 167। तो ये वाज़े फ़र्क है कि हम 178 पे हैं, वो 167 पे हैं, तो एक हमारा ऐड हुआ, उनका एक माइनस हुआ, तो ये वाज़े फ़र्क आपको 11 का जो है वो बिल्कुल क्लियर आपके सामने है और यही अददी अक्सरियत है जो इस वक्त मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तादाद के होते हुए जो मुतनासिब नुमाइंदगी वाला आपका सवाल है, कानूनी तौर पर यह पहली दफ़ा हुआ है कि 63A के नतीजे में मेंबरान डी सीट हुए हों। अब जब मेंबरान डी सीट हुए तो पार्लिमानी पार्टी की जो तादाद थी वो उसमें 25 की कमी वाक़या हो गई एकदम। अब जब 25 की कमी वाक़या हुई है तो वो रिजर्व सीटें मौजूदा तादाद के मुताबिक आएंगी, वो माजी की तादाद के मुताबिक आ नहीं सकती। आपको रिजर्व सीट्स मिलती हैं आपकी तादाद के मुताबिक। तो देखिए, जब कोई मेंबर फौत हो या डिस्क्वालीफाई हो जाए तो आपकी तादाद कम हो जाती है, मुतनासिब नुमाइंदगी तब भी आपको उसके मुताबिक मिलती है। तो मैं मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि वो जो फार्मूला इस वक्त मौजूद है उसके तहत मौजूदा तादाद पर अगर वो लगाया जाए तो 3 मेंबर हमारे बनते हैं, 2 उनके बनते हैं। जी मुगल साहब। बहुत सारी सियासी जमातें माजी में धोखा खा चुकी हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की सियासी जमातों की इस्तेहकाम के लिए अच्छा फैसला है? और दूसरा मेरा सवाल यह कि कल मरीम नवाज शरीफ साहब ने सरगोदा जलसे में कहा कि लोगों से पूछा कि हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए या हुकूमत में रहना चाहिए, तो लोगों ने कहा छोड़ देनी चाहिए। और मरीम नवाज की बात उन्होंने कहा कि मैं भी इसी राय पे हूँ। तो क्या 2 राय पाई जाती है इस वक्त नून लीग में? आप इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत है, हम हुकूमत में है। मरीम नवाज शरीफ साहब कह रही है नहीं, हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फैसला, हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, मगर आइन के अंदर अदम एतमाद की भी शिक मौजूद है। अब अदम एतमाद की शिक मौजूद होते हुए देखिए, अगर कोई ऐसा शख्स वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बन जाए जो एंटी स्टेट हो या जो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, जैसे न्याजी साहब खो बैठे हैं, तो उसको निकालने का फिर आइन में क्या रास्ता मौजूद है अदम एतमाद के अलावा?
कोई रास्ता मौजूद नहीं है, तो अदम एतमाद की शिक मौजूद है। और अदम एतमाद की शिक इसीलिए मौजूद है कि कोई ऐसा शख्स इख्तिदार में आ जाए जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, तो उसको निकालने का तरीकेकार आइन में दर्ज है। की हिदायत के खिलाफ वोट आएगा, उसको डी सीट किया जाएगा। हमारी कंटेंशन यह है कि इस केस में पार्टी की डायरेक्शन मौजूद नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग नहीं की गई, लिहाजा इन मेंबर्स का डी सीट होना नहीं बनता। जी अच्छा सर, गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं कि पार्टी की डायरेक्शन मौजूद नहीं थी, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि जो मुनहरफ अरकान है वो अपना केस खुद लड़ते हैं? जैसे इमरान खान फराग होके का केस लड़ रहा है, आप जो है वो मुनहरफ अरकान का केस जो है वो फाइट कर रहे हैं, और मुनहरफ अरकान हमें दस दिखाई नहीं दे रहे। इस हिस्से में बताइएगा कि वो खुद भी इस पे बात करेंगे, मगर हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पार्टी डायरेक्शन की गैर मौजूदगी में उन्होंने अपनी मर्जी से कानून के तहत हमें वोट दिया और बॉयकॉट मौजूद था। तो हम ये समझते हैं कि वो वोट ठीक डाला गया, जायज तरीके से डाला गया, कानूनी तौर पे डाला गया, इसलिए हम उनका दिफा करते रहेंगे। एक यहाँ से एक वहां से। ये बताइएगा कि जी। इस वक्त जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, हमजा शहबाज किस मूड में है? वो गवर्नमेंट करना चाहते हैं या असम्बली तहलील करने के मूड में? आप लोग इस वक्त मूड किस में है? अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर आप लोग हुकूमत में काम करना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमजा शहबाज बहुत अच्छे मूड में है, वो बहुत अच्छे मूड में है। और देखिए, आज मुझे खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए कि कल वजीर आला पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 200 अरब की आटे की सब्सिडी दी, 10 किलो का आटे का थैला 650 रुपए से 490 रुपए का किया, 160 रुपए की कमी की 10 किलो के थैले पे, 16 रुपए की कमी की पर किलो आटे पे। अब आज से आटे की तरसील शुरू हो गई है पूरे पंजाब में, और अगले 2 रोज में ये जो 490 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला है, ये पूरे पंजाब में दस्तयाब होगा। आज अलग सुबह मिलों ने गंदम को ग्राइंड करना शुरू कर दिया था, आटे की पैदावार शुरू कर दी थी, और मिलों से आज ट्रक निकल के मार्केट्स में पहुंच गए हैं, पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो हमजा शहबाज का विजन ये है कि आटा सस्ता किया जाए, चीनी सस्ती की जाए, घी सस्ता किया जाए, अशियाए खुर्दोनोश जो महंगी है उनका नोटिस लिया जाए, अगर पिंडी में इम्तहानात के कागज जो पर्चा आउट हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर नोटिस लिया जाए। तो ये जागता जीता जागता वजीर आला है, ये वो वसीम अकरम प्लस नहीं है कि जिसको अपने हमसाये में नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के बुरे हालात थे, वो पूछता फिरता था कि ये कोरोना काटता कैसे है, और पहली दफा देखा कि अब उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, तो कोरोना की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर पे दौरा किया कि मैं कोरोना देखूं कि कोरोना कहां फिर रहा है। मैंने किसी से पूछा कि मैंने पहले ये नहीं देखा कि कोरोना के हवाले से हेलीकॉप्टर सैलाब में आप दौरे करते हैं, हेलीकॉप्टर पे देखते हैं कि कहां तबाही हुई, कहां इमदादी सामान की जरूरत है, मगर कोरोना के दौरान हेलीकॉप्टर का सफर, वो बाद में किसी ने बताया कि वो लॉकडाउन चेक कर रहे थे हेलीकॉप्टर से कि लॉकडाउन पे अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो वैसे चेक कर ले इंतजामिया के जरिए। आरपीओज हैं, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डीपीओज हैं, पूरा इंतजामिया का एक स्ट्रक्चर है। ये पहला शख्स है जिसने तारीख में पूछा कि कोरोना काटता कैसे है, और कोरोना को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी भी की। एक एक करके कर सारों के लेते हैं। सारण साहब, पिछले 3 माह से ये पंजाब में देखा जा रहा है कि आइन की मुसलसल गिरावट हो रही है, कभी गवर्नर हाउस से हो रही है, कभी पंजाब असेंबली से हो रही है, तो पंजाब कबीना भी अभी तक नहीं बन सकी। तो आगे भी यही लग रहा है, क्योंकि जो अभी आई हम नलफराकी के हवाले से जो नहली हुई है, तो उसमें भी ये देखा जा रहा है कि पंजाब में मजीद किस तरह के वाक़यात हो सकते हैं आइन की गिरावट के हवाले से। देखिए, मैं ऐड कर लें, देखिए हक उनका बनता है, पार्टी फैसला इस पे करेगी, मगर मेरी नाकस राय में हक उन्हीं का बनता है। अच्छा सवाल था आपका। बाकी गैर कानूनी, देखिए
परवेज इलाही साहब का अभी भी ये पूरा मूड है कि वजारत आला की कुर्सी पे विराजमान हुआ जाए, और वो अंग्रेजी में कहते हैं बाय हुक और क्रुक। क्रुक तो वो पुराने थे इमरान खान, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब ने कहा था। डाकू की अंग्रेजी जो है वो क्रुक होती है, डेकॉइट भी कहते हैं, क्रुक भी कहते हैं। तो ये एक क्रुक हुक लगाने की कोशिश कर रहा है, वो हुक नहीं लगाने देंगे, कानून हरकत में आएगा जहां कोई गैर कानूनी अमल हुआ। जी जी, अच्छा ये बता दें कि ऑपोजिशन की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा था कि इक़्तिदार में आपके आने का मकसद जो है वो अपने केसों की जो है वापसी भी है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी रुकावट बन गई है कि आपके जो तफ्तीशी अफसर चेंज किए, जो प्रोसिक्यूटर चेंज किए, उसका रिकॉर्ड आप समझते हैं कि एक बड़ी रुकावट आपके लिए पैदा हो गई? देखिए, जो प्रोसिक्यूटर्स की तब्दीली है वो पिछले दौर में हुई। डॉक्टर रिजवान मरहूम जाते जाते अफसरों के तबादले करके गए, तफ्तीशियों के तबादले करके गए। प्रोसिक्यूशन टीम को इमरान खान के तैनात करदा सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने चेंज किया, और अभी तो हमने चार्ज भी नहीं लिया था जब वो चेंज हो गए, इससे हमारा लेना देना कोई नहीं है। और जो केसेस हैं उस हवाले से ये वाजे है कि पिछले 3.5 साल में कोई सबूत नहीं है, अदालतों में जो मामलात गए निकला कुछ भी नहीं, और एक शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था कागज लहरा लहरा कर, जिसका नाम शहजाद अकबर है, वो आजकल नजर नहीं आता। तो ये सारे केसेस बेबुनियाद और बिल्कुल झूठ और मन घड़त दस्तावेजात पर बनाए गए। बरतानिया की अदालत ने हमें क्लियर किया, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बेलें कंफर्म हुई। तो केसेस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई बदउनवानी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। तो ये पहले भी मेरिट पे चल रहे थे और हम अपना दिफा कर रहे थे, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। इस हवाले से हमें कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं है अल्लाह ताला का। ये बताइएगा कि वफाक में और यहाँ पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है, तो असम्बलियों की एक आइनी मुद्दत है। ये बता दीजिए कि असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत आइन के मुताबिक पूरी करेंगी या मियाँ नवाज शरीफ की हाँ और ना से? देखिए, ये फैसला इत्तेहादियों के साथ तमाम स्टेक होल्डर जो हमारे साथ आए हैं, उसमें ऊपर भी पीटीआई के अरकान मौजूद हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, JUIF है, पीपल्स पार्टी है, ANP है, BNP मेंगल है, बहुत सारे लोग इस फैसला साजी में शरीक हैं। तो जब भी ये फैसला ज़ेरे गौर आएगा तो तमाम इत्तेहादियों की मशावरत से ही होगा, जब भी ये ज़ेरे गौर आएगा। अच्छा दावन, कल एक बड़ी दबंग स्पीच जो है वो मौलाना फजल खान ने कराची में की, और आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस तरह की स्पीच हुई हो, या मरियम नवाज किया करती थी या करती हैं, या इमरान खान करते हैं, और आप तीसरे हैं मौलाना फजल रहमान। उन्होंने कहा कि अगर चीफ एग्जेक्टिव के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह करना है तो फिर जजेस खुद आए और हुकूमत कर लें। तो पंजाब में भी यही कुछ हो रहा है, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट कर रही है, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो आप पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, इन अदालतों के खिलाफ एक स्टैंड क्यों नहीं ले लेते कि ये आपके एग्जेक्टिव आर्डर को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। 12 करोड़ आवाम का ये सूबा है और गैर आईनी तरीके से जो है मफलूज हुआ है, तो इस पर आप क्यों नहीं कोई स्टैंड ले रहे ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी कान हो और आवाम भी आप पर एतमाद करे कि नहीं यार, सियासतदान अब ठीक हो चुके हैं और जो गलत कर रहे हैं अदारा उसके खिलाफ बोलते भी हैं। वो मोहसिन बिलाल साहब जहाँ बैठे तैयारी करके आनी चाहिए। मेरी दाढ़ी ज़रूर है, मगर मैंने अभी JUIF में शमूलियत का कोई इरादा नहीं किया। अभी तक मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हूँ। JUIF की स्पीच के बारे में उनके किसी मौलाना साहब से आप ज़रूर मौक़िफ़ ले लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।